हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है बच्चों परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक्स। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस दिया है वो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परावैद्युत है क्या? परावैद्युत एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने में से आवेश को नहीं बहने देता किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है, यानी उसके माध्यम से विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन हो जाएगा। जैसे आवेश प्रेरण की क्रिया जो होती है, यदि हम दो प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दें तो आवेश प्रेरण की क्रिया हो जाएगी किंतु आवेश उस माध्यम से बहेगा नहीं। जैसे एक यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए एक प्लेट है और इस प्लेट पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो जब प्लस क्यू आवेश दिया तो पूरे प्लेट पर प्लस क्यू आवेश हो गया। ठीक है बच्चों। और एक इसके समीप दूसरा प्लेट है और इन दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम हमने रख दिया। अब परावैद्युत माध्यम रख दिया, ठीक है, तो भी इसमें से प्रेरण की क्रिया होगी। पास वाले तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल मतलब दूसरे तल पर प्लस आवेश प्रेरित होता है। इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो पृथ्वीकृत हो जाता है। अब यहाँ पर हमने एक परावैद्युत माध्यम रख दिया, या कि कुछ यहाँ पे हम एक डी मोटाई का ही परावैद्युत माध्यम रख दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये आवेश को बहने तो नहीं देगा अपने में से, किंतु ये विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है। कहीं ना कहीं इस आवेश के कारण यहाँ पर भले ही माध्यम रखा हो लेकिन फिर भी प्रेरण की क्रिया हो गई। तो इससे ये पता चला कि ये जो बीच में आपने माध्यम रखा है, परावैद्युत माध्यम रखा है, तो ये जो माध्यम है धारा तो नहीं बहने दिया, मतलब आवेश को बहने नहीं दिया, किंतु प्रभाव को प्रदर्शित करने से रोकता नहीं है। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कागज हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया, अभ्रक हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये अपने में से धारा नहीं बहने देंगे लेकिन विद्युत प्रभाव को रोकेंगे भी नहीं। यदि आवेश मान लीजिए कुछ दूर तक प्रेरण की क्रिया से जा रहा है तो जाने देगा। तो इस तरीके से परावैद्युत कहलाता है कि जो क्या होता है बच्चों, अपने में से बिल्कुल आवेश नहीं बहने देता किंतु विद्युत प्रभाव को भी रोकता नहीं है। हालांकि दुनिया का कोई भी वस्तु होगा बच्चों, उसमें पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा, चाहे वो चालक हो, कुचालक हो, विद्युत रोधी हो, कैसा भी हो, उसमें एटम्स होंगे, परमाणु होंगे और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बह सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसमें धारा नहीं बहती। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस कारण से धारा नहीं बहता। लेकिन लोहा ले लो, लोहे यानी आयरन की बात करें, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा मात्रा में धारा बहता है। तो धारा बहने का मेन कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे परावैद्युत ऐसे पदार्थ है जो अपने में से धारा नहीं बहने देंगे। जैसे प्लास्टिक की लकड़ी है, उसमें से धारा नहीं बहता, इसका मतलब है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये चीज होता है। लेकिन ये आवेश तो नहीं बहने देता लेकिन विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करता है, यानी प्रेरण की क्रिया होगी तो रोकेगा भी नहीं। प्रेरित होकर के कहीं और चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में एक और इसका गुण होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे आपका विद्युत क्षेत्र है और उसमें परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो ये क्या करेगा, आवेश जब नहीं बहने देगा तो वहां पे तीव्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपका एक आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश रख दिया हमने, इसके कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पे लकड़ी आ गया तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही थी, लेकिन भाई साहब ये आवेश का प्रवाह नहीं होने देता, तो यहाँ पर जो तीव्रता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य परावैद्युत पर निर्भर करता है, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ एक विद्युत रोधी पदार्थ है। ये बिल्कुल, इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत कम मात्रा में अल्प आवेश वाहक होते हैं, नगण्य होते हैं। तो थोड़ा बहुत आवेश बह भी जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना मात्रा में नहीं बह पाता, जिस कारण से तीव्रता भी वहां पे कम हो जाता है। ये चीज होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका ध्रुवीय परावैद्युत है ना, और एक आपका अध्रुवीय परावैद्युत। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ध्रुवीय मतलब आप सबको पता होगा कि दो ध्रुव, जैसे आयनों की बात करें जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग हो जाएं, मतलब संपाती ना हो, अलग अलग हो, जिनका केंद्र अलग अलग हो, धनावेश ऋणावेश का, वो आपका क्या कहलाएगा, ध्रुवीय। लेकिन अध्रुवीय का मतलब ये होता है कि धनावेश और ऋणावेश दोनों का केंद्र संपाती हो जाए, फिर आपका वो क्या कहलाएगा बच्चों, अध्रुवीय। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं HCl की बात करते हैं
तो जब ये टूटता है बच्चों, जब टूटता है तो ये आपका H पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाता है, मतलब दो ध्रुव हैं, इनका संपाती नहीं है। अर्थात यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये मान लीजिए आपका एक अणु है, तो इसमें प्लस और माइनस अलग अलग है, प्लस और माइनस अलग अलग है। इस स्थिति में ये आपका ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। जब H2O की बात करते हैं बच्चों, तो टूटेगा तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन बनाएगा। इसमें भी यदि हम बात करें तो प्लस अलग माइनस अलग हो गया, तो ये आपका ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है, जिसमें क्या होते हैं, धनावेश और ऋणावेश के जो केंद्र हैं वो संपाती नहीं होते। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं अध्रुवीय परावैद्युत की, अध्रुवीय परावैद्युत में जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों संपाती होता है, जैसे N2 की बात करें, H2 की बात करें, O2 की बात करें, इनमें क्या होगा, प्लस और माइनस संपाती है, प्लस और माइनस संपाती है, एक ही सेंटर पर दोनों के, है ना। मतलब धनात्मक का और मतलब धनावेश का और ऋणावेश का केंद्र दोनों का दोनों एक ही बिंदु पर है, संपाती हैं, तो आपके अध्रुवीय परावैद्युत कहला जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। कि अध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती होंगे, हम बात करते हैं H2O2, है ना, N2 आदि की। तो अध्रुवीय के दो चार एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने कहा H2 है, O2 है, N2 है, ठीक है। ऐसे आप लोग लिथियम का ले सकते हो, हीलियम का ले सकते हो, आर्गन किसी का भी ले सकते हो, है ना, जो कि अणु के रूप में रहता है, जिसका धनावेश और ऋणावेश संपाती न हो। अब बात करते हैं, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत का ध्रुवण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई अध्रुवीय परावैद्युत है, जिसका ध्रुवण का मतलब ये होता है कि जो धनावेश और ऋणावेश एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाएं। जैसे देखिए, जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, ध्रुवण की क्रिया होती, प्रेरित होता है, जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक रिपीटेड वर्ड है, इसलिए समझ में नहीं आया। जैसे बोला गया कि जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी लिखा है, तो उसमें वाह विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, ये भी बताऊंगा, जिसका मान विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस क्रिया को हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अब परावैद्युत पदार्थ है बच्चों, और परावैद्युत पदार्थ इस प्रकार से है कि वो नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं है। अब इसको आप कैसे समझोगे, मैं भी आपको समझा रहा हूं, बिना डायग्राम के बिल्कुल आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए डायग्राम के साथ हम समझाते हैं। जैसे एक पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ में बहुत सारे अणु हैं, पदार्थ में बहुत सारे अणु हैं, और अभी इसे विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया, तो कुछ इस प्रकार से ये व्यवस्थित हैं, ठीक, ये लो। अभी ये नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं है। नियमित क्रम का मतलब, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस है, प्लस माइनस, अनियमित है, ठीक है, ठीक, इस प्रकार से ये क्रम व्यवस्थित है। अभी ये क्या है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति है, मतलब अभी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति मतलब किसी प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो इसमें आघूर्ण उत्पन्न होता है। आघूर्ण मतलब घूम जाते हैं और एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र से। तो अब यहाँ पर हमने कहा कि इसी पदार्थ के हम दोनों ओर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट कर दिए। विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहां पर सारे के सारे व्यवस्थित हो जाएंगे इस प्रकार से, पूरे के पूरे व्यवस्थित हो जाएंगे बच्चों, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे। तो ये आपका जो क्रिया है वो कहला जाएगा आपका ध्रुवण। जैसे माइनस है प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ठीक, ये जो आपका ध्रुवण की क्रिया कहला गया। मतलब कोई भी परावैद्युत है वो उसमें जो अंदर अणु होते हैं वो अनियमित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जैसे ही
जैसे ही बच्चों हम इसमें विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो फिर भाई साहब इसमें निश्चित क्रम में सारे के सारे अणु व्यवस्थित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, वो घूम जाता है। तो ये जो आपका क्रिया है परावैद्युत का ध्रुवण कहला जाता है। ये आपके ध्रुवीय परावैद्युत के अणुओं के साथ हुआ है। अब जब हम अध्रुवीय की बात करते हैं, अध्रुवीय की बात करेंगे, अध्रुवीय की कैसे होगी बात देखिएगा, शॉर्टकट में इसको भी हम देखते हैं। अध्रुवीय में क्या होगा कि भाई धनावेश और ऋणावेश सारे के सारे संपाती हैं। जैसे यहाँ पर हम बना ही देते हैं, जितने भी आपके अणु हैं धनावेश और ऋणावेश संपाती है, ठीक है, मतलब उसी में प्लस और उसी में माइनस एकदम सेंट्रलाइज है, ये लो, ठीक। लेकिन जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, जैसे इसमें विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो ये ध्रुवीय यौगिक या ध्रुवीय परावैद्युत की भांति कार्य करने लग जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से अरेंज हो जाता है, ठीक। तो ये प्लस माइनस एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जैसे इसमें हमने विद्युत क्षेत्र जनरेट किया बच्चों, तो इसमें इस प्रकार की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपका कहलाता है परावैद्युत का ध्रुवण। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में ये है, और अध्रुवीय अणुओं की बात कर रहा हूँ, और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है। तो मैंने ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ के लिए भी बात कर लिया और अध्रुवित के लिए भी बात कर लिया। ऐसा नहीं है कि केवल ध्रुवण की क्रिया ध्रुवीय परावैद्युत पर ही संभव है, दोनों में संभव है बच्चों। बाकी डिटेल्स में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। शिव कोचिंग क्लासेस का प्रॉपर नोट्स लें। मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर रहा हूं, आप इधर उधर भटके नहीं, मेरे ही नंबर पर आप संपर्क करें और प्रॉपर रूप से नोट्स लेकर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।